मेरा नाम सीता है। मेरे जेठ नाई थे और उनके पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी। वो जिस आदमी के भी बाल काटते उसकी जवान बेटी की शादी हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि उनकी बेटियों की शादी कहीं बुरी जगह होती थी, बल्कि अच्छे परिवारों में होती थी, जहाँ पर ऐसे लोगों की बेटियाँ बहुत खुश रहती थीं जो मेरे जेठ से अपने बाल कटवाने आते थे। अब तो दूर दूर से लोग हमारे घर मेरे जेठ से बाल कटवाने आने लगे थे। एक दिन मैं अपने जेठ के बराबर में ही बैठी हुई थी, तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपने जेठ से बाल कटवा लूं, तो मेरी भी जवान बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपने जेठ से अपने बाल कटवाए तो उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 जवान बेटियां और 2 छोटा बेटा। मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक दूसरे के साथ बांध कर रखा था, कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया था। मेरे चारों बच्चों को आपस में इतना प्यार था कि कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता था, और ना ही चारों बच्चों में से कोई भी अपने भाई बहन के बारे में बुरा सोचता था। ये संस्कार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने बच्चों के अंदर डाली थी। मैं और मेरे पति शहर में रहते थे, जबकि मेरे जेठ गांव वाले घर में रहते थे। हुआ ऐसा था कि मेरे पति कुछ सालों पहले शहर में नौकरी करने के लिए आए थे, और उन्हीं दिनों हम दोनों का आपस में मिलना हो गया। इसी बीच हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत पैदा हो गई। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में थे नहीं, मैं अनाथ थी। मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी शादी के बाद मेरी दादी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी हुई, उसके बाद छोटी बेटी, और उसके बाद 2 छोटे बेटे। इसी तरह से मेरे 4 बच्चे हो गए थे। मेरे पति यहाँ रहकर जो नौकरी करते थे वही करते रहे, और हम दोनों इसी शहर में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। मेरे जेठ जेठानी और मेरी एक जवान नंद थी जिसकी शादी हो गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि मेरी जेठानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मेरे पति ने कहा कि मेरी भाभी माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें गांव चलना चाहिए। तभी मेरे जेठ का भी मेरे पति के पास फ़ोन आ गया। मेरे जेठ का कहना था कि तुम लोग जल्द से जल्द गांव आ जाओ और अब गांव में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी भाभी अपने अंतिम दिनों में तुम लोगों के साथ रहना चाहती है। मेरे पति ने कहा कि अब हमें अपना सारा सामान लेकर गांव ही चलना होगा, क्योंकि मैं अपने भाई की बात तो टाल नहीं सकता। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, और ना ही मेरे बच्चों को थी। हमारी पूरी फैमिली गांव चली। मेरे जेठ का गांव बड़ा अजीब था। ये बहुत ही पुराने टाइप के लोग थे। मेरे बच्चों को गांव पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरे पति ने कहा कि अब हमें यहीं रहना होगा। कुछ दिन तुम लोग यहाँ रहोगे तो यहाँ के माहौल में ढल जाओगे। हम लोगों को गांव आए हुए अभी दूसरा ही दिन हुआ था कि मेरी जेठानी की मौत हो गई। मेरी जेठानी, जो कि अपने देवर देवरानी के साथ कुछ दिन गुजारना चाहती थी, वह भी ठीक से नहीं गुजार सकी और जल्द ही इस दुनिया से चली गई। गांव के लोगों का कहना था कि अब तुम लोग शहर मत जाना, अब तुम्हारे जेठ अकेले रह गए हैं, अब तुम्हें यहाँ रहकर उनका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी नंद की तो शादी हो गई थी और वह अपने घर की हो गई थी। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए थे और हम लोग यहीं पर परमानेंट शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति की आदत शुरू से ही शहर में काम करने की थी, इसलिए उनको यहाँ पर काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पर उनको अपने पिता की और अपने इस घर की बहुत फिक्र थी, इसीलिए कुछ भी करके उन्हें यहीं पर ही रहना था। और यहाँ रहते हुए हमें थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे जेठ तो कोई काम करते ही नहीं थे। मेरे पति ही शहर से उनको खर्चा करने के लिए पैसे भेजा करते थे। गांव आकर हमारे हालात बहुत ख़राब रहने लगे थे। मेरे पति पढ़े लिखे थे और वह गांव के सरकारी स्कूल में टीचिंग की नौकरी पर लग गए थे। एक दिन जब मेरे पति घर आए तो मैं डर गई। वह बुरी तरह से जख्मी थे। मैंने जब अपने पति से पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो वह कहने लगे कि कुछ नहीं, बस छोटी सी खरोच आ गई है। मैं समझ गई थी कि बात कुछ और है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति की ऐसी हालत देखकर बच्चे भी बुरी तरह से डर गए थे। मेरे पति मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे थे, और मैं भी उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब सही वक्त आएगा तो मेरे पति मुझे सब कुछ सच सच बता देंगे। मेरे जेठ भी मेरे पति की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरे पति ही तो नौकरी पर जाते थे और अब वो जख्मी थे, इसीलिए वह कुछ दिन के लिए घर पर आराम कर रहे थे। हम लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे।
तभी मेरे जेठ ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। मेरे जेठ ने कहा कि मैं अपने टाइम पर नाई था, मैं नाई की दुकान खोल लेता हूँ और गांव के लोगों के बाल काटूंगा। ऐसा करने से हमारे घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरे जेठ को घर की परेशानी दिख रही थी। मैंने कहा, ठीक है जेठ जी। मेरे जेठ ने घर के आंगन में नाई की दुकान खोल ली और उनकी दुकान पर एक दो कस्टमर आते और उनसे बाल कटवा लेते या फिर शेविंग करवा लेते। दिन के सिर्फ 100 या 200 ही आ रहे थे, लेकिन इस तरह से हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकता था। लेकिन जिस दिन से मेरे जेठ ने नाई की दुकान खोली थी, उसी दिन से मुझे अपने जेठ के बिहेवियर में कुछ चेंज नज़र आने लगे थे, क्योंकि मेरे जेठ ने घर के भले के लिए ये दुकान खोली थी। मुझे कभी कभी लगता था कि जो पैसे आते हैं मेरे जेठ अपने पास रख लेते हैं, वह घर में देते ही नहीं। उनकी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब हो गई और हम उन्हें अस्पताल लेकर चले गए, मगर मैंने देखा कि मेरे जेठ अपने भाई के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। डॉक्टर की फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरे पास एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी, मैंने अपनी अंगूठी बेच दी, डॉक्टर की फ़ीस जमा की और अपने पति के लिए दवाइयाँ ली। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर के यहाँ मेरे साथ जाती थी। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरे पति को क्या परेशानी है। जब भी मेरे पति की रिपोर्ट आती तो मेरी बेटी अपने बड़े पापा के हाथ में दे दिया करती थी। मैं अपनी बेटी से रिपोर्ट्स मांगती तो वह कहती कि बड़े पापा ने कहा था कि रिपोर्ट्स लाकर मुझे दे देना, और डॉक्टर भी मुझे मेरे पति की बीमारी के बारे में नहीं बताता था कि मेरे पति को क्या परेशानी थी और वह इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों रहने लगे थे, और ना ही मेरे पति मुझे इस बारे में कुछ बता रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत ठीक हो गई और उन्होंने काम पर जाना भी शुरू कर दिया। अपने पति की ठीक हालत देखकर मैं खुश हो गई थी, और मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरे जेठ थे। मैं यही सोच रही थी कि मेरे जेठ अपने भाई की फ़ीस तक के लिए पैसे नहीं देते और उनकी तबीयत ठीक होने पर सबसे ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। जिस तरह से मेरे जेठ खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मामला कुछ अलग है। अगले दिन मेरे जेठ ने मुझसे एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के घर घर जाकर कहो कि जिसको भी अपनी जवान बेटी की शादी करनी है वह आकर मेरे जेठ से बाल कटवा ले। पहले तो मुझे अपने जेठ की ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसी वजह से वह बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने जेठ की बात को सीरियस नहीं लिया। मगर रात के टाइम पर जब मेरे पति घर आए तो जेठ जी ने फ़ौरन ही मेरे पति से मेरी शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा कि मैंने सीता से कहा था तुम गांव में जाकर ऐसे लोगों को बुला कर लाओ जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरा ये काम करने से मना कर दिया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे, जब बड़े भैया ने तुमसे कहा था कि आसपास के ऐसे लोगों को लेकर आओ जिनकी बेटियां कुंवारी हैं, तो तुम उनके पास क्यों नहीं गई। अपने पति के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आज मेरे पति ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे थे। आज से पहले तो उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। आज मेरे पति ने मेरे सामने बदतमीजी की थी। मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हारे भाई कैसी हरकतें कर रहे हैं? क्या वह लोगों को ये जताना चाहते हैं कि उनकी जवान बेटियों की शादी उनकी बदसूरती की वजह से नहीं हो रही है, या फिर उनकी बेटियों के अंदर कोई कमी है, इसी वजह से मैं उनको बुलाकर नहीं लाई। तो मेरे पति कहने लगे कि उनके दिल को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे अपने पति की बात हैरान कर रही थी। मैंने पूछा, आखिर कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम्हारे भैया सॉल्व कर देंगे? तो वो कहने लगे कि जब वह लोग यहाँ आएंगे तब तुमको खुद पता चल जाएगा। मैं खामोश हो गई और कहने लगी, ठीक है, मगर इस घर में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस घर में मेरी जवान बेटियां भी रहती हैं। अगर इस सब में मेरी बच्चों की परवरिश पर कोई आँच आई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, और आज के बाद हमारे घर को लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे। अपने पति की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ना जाने वह किस बारे में बात कर रहे थे, मगर फिर भी मैं अगले दिन अपने पति के कहने पर गांव के लोगों के पास चली गई और उन जवान लड़कियों के माता पिता को लेकर आई जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी। मेरे जेठ इन लोगों के सामने आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम बताओ, तुम में से किस किस की बेटी की शादी नहीं हो रही है। हमारे घर
पर गांव के लगभग 30-40 लोग आ गए थे जो अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहते थे, और उन सभी की प्रॉब्लम यही थी कि उनकी जवान बेटियों की शादी नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सबकी यही ख्वाहिश है कि हमारी बेटियों की शादी हो जाए और अच्छे परिवार में हो, ताकि वह अपनी जेठाल में सुखी और खुश रह सके। मगर हम सबकी बेटियां कुंवारी बैठी हुई हैं। मेरे जेठ कहने लगे, तो फिर आज से आप लोग ये सोच लो कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं एक नाई हूँ और मैं तुम लोगों के थोड़े थोड़े बाल काट दूंगा, तो तुम्हारी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में ज़रूर होगी, और शादी के बाद वह इतनी सुखी रहेगी कि तुम लोग भी अपनी बेटियों की किस्मत पर नाज करोगे। अपने जेठ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वह झूठ बोल रहे हैं और ऐसा करके वह लोगों की तारीफ और वाह वाह वसूल करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ लोग उन्हें बेवकूफ़ भी समझ सकते हैं। और फिर बात ये भी थी कि ये गांव था। गांव के लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते। गांव के लोगों को तो हम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग भी मेरी तरह हैरान रह गए। उन्हें भी मेरी तरह मेरे जेठ की बात पर यकीन नहीं आया, और वो लोग कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोगों में अपनी बेटियों की शादी के लिए हर जतन करके देख लिए हैं, न जाने कितने पंडितों से भी अपनी बेटियों के अच्छे रिश्ते के लिए कह रखा है, लेकिन कहीं से कोई सहूलियत नहीं मिलती। और अब आप कह रहे हो कि सिर्फ हमारे बाल काटने से हमारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे और उनके अच्छे परिवार में शादी भी हो जाएगी। भला रिश्ते कौन लाएगा? ऐसा तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। तो मेरे जेठ कहने लगे कि रिश्ते खुद आपके घर चलकर आएंगे। मुझे एक बूढ़े बाबा ने वरदान दिया है कि तुम अगर जिस जवान बेटी के पिता या उसकी माँ के थोड़े से बाल काट दोगे तो उनके अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और उनके अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी। शादी से उनकी बेटियां जिंदगी भर अपने ससुराल में सुखी रहेंगी। मैंने अपने इस वरदान का कभी फ़ायदा नहीं उठाया था, लेकिन अब मैं अपने इस वरदान का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक नाई हूँ। जेठ जी की बातों ने मेरे साथ साथ वहाँ बैठे हुए सारे लोगों को चौंका दिया था। हम सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। फिर उन लोगों ने मेरी तरफ देखा। गांव के लोगों ने मुझे पहली बार देखा था, क्योंकि इससे पहले हम लोग शहर में रहते थे, इसीलिए गांव के लोग मुझे ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जब मैं उनको अपने जेठ का नाम बताया और कहा कि आप लोगों को मेरे साथ चलना है, मैं उनके भाई की पत्नी हूँ, तो वह लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मेरे जेठ गांव के पुराने नाई थे। ये बात तो सारा गांव जानता था, लेकिन जब से वो बीमार रहने लगे थे तब से उन्होंने अपना नाई वाला काम छोड़ दिया था। लेकिन अब जब उन्होंने दोबारा से अपना नाई का काम शुरू किया और लोगों को ये बात बताई कि उनको वरदान मिला हुआ है जिसकी वजह से वो इन लोगों की बेटियों की शादी करवा देंगे, ये बात आज गांव वालों को पहली बार पता चली थी, और उनके साथ साथ मुझे भी। फिलहाल गांव वाले मान गए और उन्होंने कहा कि जहां हमने इतनी कोशिशें की हैं वहां हम एक और कोशिश करके देख लेते हैं। काश आपके वरदान से ही हमारी बेटियों की शादी हो जाए। और फिर इस तरह से मेरे जेठ ने एक एक करके लोगों के बाल काटने शुरू किए, और अपना काम होते ही एक एक करके वह सब लोग वहाँ से जाने लगे। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जिस औरत और आदमी मेरे जेठ के हाथ से बाल कटवा कर गए थे, वो आज 20 दिन के बाद जब हमारे घर आए तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वह लोग कहने लगे कि आपने ठीक कहा था, हमारी बेटियों की अच्छे परिवारों में रिश्ते तय हो गए हैं और कुछ लड़कियों की तो अगले महीने शादी भी है। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई। मुझे तो लगा था कि वो लोग जब हमारे घर आएंगे तो मेरे जेठ पर गुस्सा करेंगे कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमारी बेटियों का रिश्ता तो नहीं लग सका। लेकिन यहाँ तो ये लोग कह रहे थे कि सच में उनकी बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया है और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। और तो और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उन सभी लड़कियों के रिश्ते अमीर परिवार से ही आए थे। इन मामलों में मेरे जेठ अब फेमस हो गए थे। दूर दूर से ऐसे लोग आते थे जिनकी बेटियों के अंदर कोई ना कोई कमी होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। वो लोग आते और मेरे जेठ से कहते कि अपने हाथ से हमारे भी बाल काट दो ताकि हमारी बेटियों की शादी भी हो सके, और मेरे जेठ उनके बाल काट दिया करते थे। लोग अपनी खुशी से मेरे जेठ को कुछ पैसे और कुछ कीमती गिफ्ट भी देकर चले जाते थे। कुछ फ्री में भी अपने बाल कटवा कर चले जाते थे, लेकिन मेरे जेठ ने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे थे।
इसी तरह से अब हमारे घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। उन्हीं दिनों मुझे ख्याल आया कि मैं भी जेठ जी के हाथ से अपने बाल कटवा लेती हूँ। मैंने अपने जेठ से कहा कि मेरे भी बाल काट दीजिए, क्योंकि मेरे दो मुँह बाल बहुत हो रहे हैं। जब घर में इतने पहुँचे नाई मौजूद हैं तो मैं बाहर किसी से अपने बाल क्यों कटवाऊँ। मेरे जेठ कहने लगे कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। अगर मैंने तुम्हारे बाल काट दिए तो तुम्हारी बेटियों के भी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जेठ जी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मुझे इस बात पर हैरानी भी हुई कि मेरे जेठ को तो सिर्फ ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वह जिन लोगों के बाल काटते हैं उनकी बेटियों की शादी हो जाती है, लेकिन मेरी बेटियां तो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई थी। मेरी एक बेटी 17 साल की थी और दूसरी बेटी 15 साल की थी और दो बेटे 10 और 12 साल के थे। और अगर मान लो कि मेरी बेटी का रिश्ता आ भी गया तो ये मेरे बस में है कि मैं उनकी शादी करूं या ना करूं। मैं चाहूं तो रिश्ते से इनकार भी कर सकती हूं। जिस इंसान की बेटियों की शादी नहीं हो रही है उनके माता पिता के अगर मेरी जेठ बाल काट दे तो उनकी शादी हो रही है, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते तो क्या उनके बाल काटने से भी उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी। ये बात तो मुझे बड़ी अजीब लगी थी। फिलहाल तो मैंने अपनी पड़ोस में रहने वाली ही एक लड़की से अपने बालों की सेटिंग करवा ली थी और मेरे जेठ का काम ऐसे ही चलता रहा। अब हमारे घर में रोज़ इसी तरह के लोगों का मेला लगा रहता था। हर कोई मेरे जेठ से बाल कटवाने की ख्वाहिश में लगा रहता। मैंने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ हमारे घर में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे भैया के हाथ सच में कोई वरदान है तो वो अपना चमत्कार सिर्फ उन्हीं लोगों पर किया करें जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। घर के अंदर मेला लगा कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जवान बेटियां भी हैं और हर तरह के लोग हमारे घर में अब आने जाने लगे हैं। वो तुम्हारे भैया हैं। अगर उनके हाथ में कोई चमत्कार है और उनको वरदान मिला हुआ है तो वह अपने इस चमत्कार को संभाल कर भले ही न रखें मगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। इस तरह घर में लोगों की भीड़ भाड़ बनाए रखना मुझे पसंद नहीं है। आपको पता है मैं ऐसे माहौल में रहने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपके कहने के मुताबिक इस घर में रह रही हूँ सिर्फ आपके और आपके भैया की खातिर। और ये गांव के लोग भी मुझे बड़े बेवकूफ़ लगते हैं जिन्होंने भगवान से तो बिल्कुल भरोसा उठा लिया है। भगवान से मांगने की बजाय यहाँ पर आने लगे हैं। तुम्हारे भैया से अपने सर के बाल कटवाते हैं और चले जाते हैं। भगवान पर भरोसा और यकीन भी कोई चीज़ होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव के सारे लोग उस अच्छी तरह से बेवकूफ़ बन रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। तभी तो यहाँ वह लोग भी आने लगे हैं जिनकी बेटियाँ सिर्फ 15-16 साल की ही हैं और उनके माता पिता भी यहाँ आकर अपने बाल कटवा जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वह लोग अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, जबकि उनकी बेटियों के अंदर कोई कमी नहीं होती। अभी लड़कियां ठीक से जवान नहीं हुई कि चले आए हमारे घर तुम्हारे भैया से बाल कटवाने और करवा दी उनकी जल्द से जल्द शादी। बाल कटवाने के बाद लोग इतना खुश हो जाते हैं कि जैसे उनकी बेटियों की कभी रिश्ते आएंगे ही नहीं। मैंने अपने पति को घर के माहौल के बारे में बताने की पूरी कोशिश की तो शायद उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने ये बात बहुत गुस्से में कही थी और आज तक कभी मैंने इस तरह का बिहेव करते हुए अपने पति से बात नहीं की थी। मेरी इस बात पर मेरे पति मुझसे कहने लगे कि सीता, तुम्हें मेरे भैया से क्या परेशानी है। अगर वह लोगों का भला कर रहे हैं तो उनसे भगवान भी खुश हैं, तभी तो उनके पास ये वरदान है, वरना हम जैसे लोगों के पास तो ऐसा वरदान मौजूद नहीं है। ऐसा चमत्कार भगवान ने मेरे भाई के हाथ में इसीलिए दिया है ताकि वह जवान बेटियों का घर बसा सके। तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। क्या पता उन लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से ही हमारे पर अच्छे दिन आ गए। मेरे पति तो ये कहकर चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ी रही, क्योंकि भले ही मेरे पति ने इतनी लंबी चौड़ी बात कहकर मेरी इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन हकीकत बात वहीं पर थी। वो मेरे बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, या शायद वह समझना ही नहीं चाहते थे। जैसे भी हालात थे, बस मैं भगवान से सब कुछ सही होने की प्रार्थना ही कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पति मुझसे अलग होते जा रहे हैं और अब उनको शायद मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने जेठ जी को समझाने की कोशिश की। शाम के टाइम पर मैं अपने जेठ जी को चाय देने गई तो मैंने उनसे कहा, बस भाई साहब, अब बस बहुत हो गया है आपका ये काम। घर में अच्छे बुरे हर तरह के लोग आने जाने लगे हैं और मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ करना ही था तो आपने हमारे आने से पहले क्यों नहीं किया। तब तो आप अपने भाई की कमाई से ही घर का खर्च चला रहे थे।
तब तो आपने अपने घर में किसी को नहीं बुलाया और जब से हम लोग आए हैं आपने इस घर में मेला लगाया हुआ है। बस बहुत हो गया लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जिन लड़कियों की भी शादी हो रही है वह उनका अपना भाग है। आपके वरदान से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की शादी जिससे और जिस टाइम भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दी है तभी होनी है। और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर आप ज़्यादा बीमार हो गए तो आप इस तरह का काम कैसे करोगे? फिर तो आप ये काम करने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब लोगों को आपसे दिन ब दिन उम्मीद बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अब ये काम छोड़ दो और घर में रहकर आराम करो। मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो, इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर आने से मना कर दो। इतने लोगों की आपने मदद की है और वह लोग आने वाले टाइम में आपकी बहुत इज्जत देंगे, मगर इससे आगे और ज़्यादा लोगों का उम्मीद लगाना सही बात नहीं है। तो वो कहने लगे कि सीता तुम ठीक कह रही हो, मेरी तबीयत ख़राब तो रहने लगी है, लेकिन चलो ठीक है, मैं लोगों से मना कर दूँगा और मैं अपने भाई के साथ जाकर शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखा कर आऊँगा। लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं दोबारा से अपना ये काम शुरू कर दूँगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना माथा पीटना शुरू कर दूँ। उन्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं खुश हो गई थी। वो ये काम बंद करने वाले थे, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ दिनों बाद लोगों का आना-जाना भी हमारे घर में कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग आते-जाते रहते थे और मेरे जेठ से बाल कटवाने की ज़िद करते। तो मेरे जेठ मुस्कुराकर कहते कि जल्द ही मैं अपना नाई वाला काम दोबारा से शुरू कर दूँगा। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि मेरे जेठ को अपनी उम्र का बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। मैं हैरान रह गई। मेरे जेठ अपने भाई को लेकर शहर के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने चले गए। जब मेरे जेठ 1-2 महीने दवाई खाने के बाद ठीक हो गए, तो उन्होंने दोबारा से अपना नाई वाला काम शुरू कर दिया। मगर इस बार मैं पहले की तरह खामोश नहीं रही। ना जाने क्यों मुझे अपने जेठ का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि मैंने घर में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अब इस घर में ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी मदद करना बनता है था, लेकिन हर वक्त घर में लोगों का आना जाना बनाकर रखना ये मुझे बुरा लगता था, क्योंकि मेरी जवान बेटियां थीं और वह घर में रहती थीं। जब लोग हमारे घर आते तो लोग निकलते बढ़ते मेरी बेटियों पर भी नज़र डालते थे। इसीलिए मैंने अपने जेठ और पति से साफ साफ कह दिया कि अगर आज के बाद घर में ये सब कुछ हुआ तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। हाँ, मगर ये बात मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर बोली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊं। ये बात सुनकर मेरे पति कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, बल्कि तुम ही अपने हाथ से अपने परिवार को ख़त्म कर दोगी। और अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपने भैया और बच्चों को लेकर यहाँ से खुद चला जाता हूँ और इस घर में तुम अकेली रहना, क्योंकि तुम्हें सुख शांति बहुत पसंद है। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे बड़े भैया के हाथ से अपने सर के बाल कटवाने पड़ेंगे। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी। आखिर अब ये क्यों मेरे बाल काटना चाह रहे थे, और आखिरकार मेरे जेठ ने मेरे बाल काट दिए। लेकिन अगले ही दिन जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे घर पर मेरी बेटियों के रिश्ते के लिए आए हुए थे। उन लोगों को देखकर मैं दंग रह गई। वो लोग कहने लगे कि हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, हम आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 17 साल की हुई थी और ये उम्र कोई शादी करने की उम्र नहीं होती। ये सब मुझे अपने जेठ की कोई चाल लग रही थी। ऐसा तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता कि बाल कटवाते ही फ़ौरन मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए, जबकि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं थी। मेरी बेटी खूबसूरत थी और ना ही मुझे अपने जेठ के इस वरदान की कोई ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरी बेटी 20-22 साल की उम्र में हो जाएगी तो वह अब से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी और उसकी खूबसूरती और उसकी समझदारी देखते हुए मेरी बेटी के रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी दोनों बेटियां मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे अपनी बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी, आप लोग यहाँ से चले जाओ। परेशान तो वह लोग भी बहुत लग रहे थे जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे,
और मुझे बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को किसी ने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। मगर मेरे पति जैसे उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था और मेरे बच्चों का भी मूड ख़राब हो गया था। वो जो मुझसे घर से निकल जाने की बात कर रहे थे, आज मुझसे कह रहे थे कि तुम एडजस्ट करके इस घर में नहीं रह सकती। मेरे पति ने मुझे किसी भी तरह से राज़ी कर लिया और कहा कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस ज़माने में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस मुझे सिर्फ इस बात का ही ख्याल है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ दिनों की बात और है, बस तुम कुछ दिन एडजस्ट करके यहाँ पर रह लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पति की ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं समझ गई थी कि वह मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे अपने जेठ को देखकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह होते कौन हैं, मेरी बेटियों की इतनी जल्दी शादी करवाने वाले। ये सब कुछ जो हो रहा था मेरे जेठ जी की वजह से हो रहा था, बल्कि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया है और अब मासूम बनकर मेरे पति के बराबर में खड़े हुए थे। मैंने सोच लिया था कि खामोश रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अब बात मेरी बेटियों की इज्जत तक आ गई थी। जब गांव के लोगों को जब ये बात पता चली कि मैं अपनी बेटियों की शादी जल्दी नहीं करना चाहती, तो उन लोगों ने इस बात पर एक्शन उठाया, क्योंकि गांव का उसूल था कि लड़कियों की शादी 15 साल के फ़ौरन बाद ही कर दी जाती है। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी, आखिर ये गांव कैसा था और यहाँ पर ये क्या हो रहा था। ये बात सच है कि मेरे जेठ के हाथ में चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार बेवजह तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते थे वह मजबूर होते थे। उनकी बेटियों का रिश्ता नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं थी और मैं कोई मजबूर भी नहीं थी जो मेरी बेटी का रिश्ता फटाफट आ गया। गांव वालों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सारा मामला मैं खुद पता लगा कर रहूँगी कि मेरे जेठ जो कर रहे हैं वह सच है या फिर कोई फ्रॉड कर रहे हैं। मैं अपने जेठ की बैठक की जांच पड़ताल करना चाहती थी, इसीलिए मैं जेठ जी की बैठक में चली गई, लेकिन तभी अचानक मेरे जेठ दरवाजे पर मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ से वापस जाओ। मेरे जेठ ने मुझे बैठक यानी दुकान के अंदर आने ही नहीं दिया। इस बार मेरा प्लान फ्लॉप हो गया था। मैं समझ गई थी कि जेठ मेरे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अपने जेठ की बैठक के अंदर तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरा सारा दिन अपने जेठ पर नज़र रखी थी और ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि रात के टाइम पर मेरे तीनों बच्चे और मेरे पति और मेरे जेठ उन सबको लेकर अपनी बैठक में चले गए। अब ऐसा रोज़ होने लगा था। मेरे जेठ रोज़ घर के सब लोगों को लेकर अपनी बैठक में बंद हो जाते और वह लोग 2-3 घंटे बैठकर ना जाने क्या बातें करते थे और उसके बाद जब मेरे बच्चे और पति जेठ जी की बैठक से बाहर निकलते तो अपने कमरों में आकर सो जाते थे। मुझे पहले तो कभी ये चेंज अपने घर में महसूस नहीं हुए थे, शायद मैं पूरे घर को एक जैसा ही समझती थी। मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों से पूछा कि आखिर तुम सब लोग आपस में क्या बातें करते हो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, इसीलिए मैंने अपनी बेटियों से पूछा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति मेरे नहीं रहे, लेकिन इसीलिए मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों से सवाल किया। मेरी बेटी कहने लगी कि हम बड़े पापा से अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी ले रहे थे, मगर उन दोनों के चेहरे पर घबराहट महसूस हो रही थी। मैं समझ गई थी कि वे दोनों मुझसे झूठ बोल रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ी बात मुझसे छुपा रही हैं। मैं भी खामोश हो गई और मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल जाता कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ और अगर ऐसा होता तो शायद मुश्किलें बढ़ जाती। अगले दिन फिर वही होने लगा जो जेठ जी कर रहे थे। मेरे जेठ लोगों के बाल काटते और उनको कहते कि जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। आज भी कुछ लोगों ने बड़ा खुश होकर मेरे जेठ को कुछ पैसे दिए। मुझे हमेशा की तरह अपने जेठ के पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो जो कमाते अपने पास ही रखते थे, क्योंकि मुझे अपने जेठ की कमाई से कोई मतलब नहीं था और मैं अपने पति की कमाई में ही एडजस्ट कर लिया था। और फिर आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चे आए और अपने पिता के साथ बैठक में चले गए। बैठक का दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक उन लोगों में बातचीत होती रही, बल्कि आज इन लोगों की बातचीत इतनी लंबी हो गई थी कि रात के 3 बज गए थे और मुझे भी जागते हुए 3 बज गए थे। मुझे
बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि इन लोगों को अपनी नींद की फ़िक्र नहीं है। जब वो सब लोग बैठक से बाहर निकले तो मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आज मैंने उनसे उनकी खुशी की वजह नहीं पूछी, बल्कि मैं खामोशी रही और खामोशी से मैं उनकी हर हरकत पर नज़र रखती रही। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कहीं घूमने जा सकती हूँ। मैंने कहा कि अगर मुझे कहीं घूमने जाना हुआ तो मुझे उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और आपकी परमिशन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पति से अभी तक नाराज़ थी और उनसे गुस्से में ही बात कर रही थी। मैं समझ गई कि ये लोग मुझे घर से बाहर भेजना चाहते हैं और मेरे जाने के बाद कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो मेरे सामने नहीं कर सकते। मैं इन लोगों की चाल समझते हुए खामोशी से मार्केट का बहाना लेकर घर से निकल गई और अपने जेठ से कहा कि मैं गांव का मार्केट देखने के लिए जा रही हूँ। 1 घंटे बाद ही वापस आऊँगी। और ये सुनकर मेरे पति, बच्चे और मेरे जेठ बहुत खुश हो गए। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, मैं जा रही हूँ। मैं ये कहकर चुपके से पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ जाकर छत से कूदकर दोबारा अपने घर में आ गई और मैंने देखा कि मेरे पति कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे और मेरी बेटियां भी तैयार हो गई थीं और ये सब लोग मेरे जेठ के साथ मिलकर कहीं जा रहे थे। उनको इस तरह से एक साथ जाता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। वो लोग सीधा हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे। वह लोग अस्पताल के अंदर गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई और छुपकर अंदर का नज़ारा देखने लगी। मगर ये देखकर मेरी जान निकल गई कि डॉक्टर ने मेरे पति को स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहा और उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जा रहा था। मैं फ़ौरन दौड़ती हुई अपने पति के करीब चली गई, क्योंकि अब इस तरह से छुपने का कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे इन सब लोगों से सवाल करने थे कि आखिर ये मेरे पति को क्या हुआ है। मुझे वहाँ पर देखकर उन सबके चेहरे फटे रह गए थे। मैंने कहा कि मेरे पति को क्या हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेकर जाया गया है। मैंने अपने जेठ की तरफ देखकर सवाल किया और उनसे कहा कि मुझे सब कुछ बताइए। मेरे बच्चे कहने लगे कि माँ, आप जल्दी से घर चली जाओ, हम आपको बाद में बता देंगे, हम अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकते। मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त सब कुछ जानना है, वरना मैं अस्पताल के अंदर ही तमाशा कर दूंगी। मैंने अपने बच्चों और जेठ को धमकी दी तो वो कहने लगे कि हम माफ़ी चाहते हैं। मेरे जेठ कहने लगे, सीता, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है और तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है, मगर मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा था। जब तुम लोग यहाँ आए और तुम्हारे पति की तबीयत खराब हुई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे भाई को दिल की बड़ी बीमारी हो गई है और उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है, वरना उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। और इसके ऑपरेशन के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और ऑपरेशन के लिए इतनी ज़्यादा पैसे चाहिए थे कि अगर हम अपना घर भी बेच देते तब भी पैसे पूरे नहीं होते। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी और जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करवाना था। इसीलिए विकास बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे। वो धीरे धीरे ज़िंदगी से नाउम्मीद होता जा रहा था। तभी मैंने अपने तुम्हारे पति को बताया कि मुझे एक बाबा ने एक ऐसा वरदान दिया है, मैं जब किसी ऐसे माता पिता के बाल काट दूंगा जिनकी बेटियों के अंदर कोई कमी होने के कारण उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उन लड़कियों की शादी हो जाएगी। भगवान खुद उनकी शादी की जिम्मेदारी लेगा। भगवान की तरफ से उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। पहले तो तुम्हारे पति ने मेरी इस बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि एक बार अपने चमत्कार को आजमाने में कोई बुराई तो नहीं है। मैंने आज तक इस नियत से अपने चमत्कार को नहीं आजमाया, लेकिन आज जब मैं लोगों की मदद करने की नियत से ये काम करूँगा तो हो सकता है कि शायद उन लोगों का ये काम हल हो सके और मैं कामयाब हो जाऊँ। इसीलिए मैंने गांव के लोगों को तुम्हारे ज़रिए बुलवाया और फिर सच में उस बाबा का वरदान सही निकला। लोग मुझे अपनी मर्जी से जो पैसे देकर जाते थे वह मैं संभाल कर रख लिया करता था। और फिर एक दिन विकास की तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी बेटियों को भी पता चल गया। उन्होंने कहा कि ये बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सदमा लगेगा, मगर तुम मेरे इस काम को सख्ती से बंद करवाना चाहती थी, इसीलिए विकास ने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की और तुम्हें कई बार समझाया भी था कि तुम
मेरे इस काम में रुकावट न डालो। मगर तुमने हर तरीके से मेरे इस काम को बंद करवाने के बारे में ठान लिया था और तुमने धमकी दी थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। अगर तुम घर से चली जाती तो फिर इन बच्चों का क्या होता, कैसे मैं पैसे जमा करता। इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल काटने का नाटक किया और तुम्हारे बाल काट दिए। अगले ही दिन लड़के वालों को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था कि वह तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाए। बदले में मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए थे ताकि वह तुमसे झूठ बोल सके। मुझे पता था कि तुम अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए इतनी जल्दी राज़ी नहीं होगी। ऐसा होने से तुम अपनी ही परेशानी में उलझ कर रह गई थी और मुझे ज़्यादा पैसे जमा करने का मौका मिल गया था। इसी तरह से मैंने लोगों के बाल काट कर उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और मेरे पास जब ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे हो गए तो हम लोग विकास का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आ गए। अपने जेठ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह इतने अच्छे थे और मेरे पति के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन मैं अपने जेठ को गलत समझ रही थी। अब हम लोग भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे जेठ मेरे ही पति की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनको गलत समझ रही थी। लेकिन अगर वह मुझे सारा सच बता देते तो मैं उनको कभी गलत नहीं समझती, बल्कि इस काम में और उनके साथ देती। मैं भगवान से प्रार्थना की कि वह मेरे पति की जान बचा दे और अपने बुरे बिहेवियर के लिए मैंने अपने जेठ जी से भी माफ़ी मांगी। घर के लोगों का एक दूसरे पर प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है और वही हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आता है। जब कोई भी हमारे करीब नहीं होता तो हमारे अपने ही हमारे करीबी होते हैं और हमारी हर मुश्किल और हर परेशानी में हमारे अपने ही हमारे साथ देते हैं और वही हमारी मुश्किल वक्त में भी हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश करते हैं और उसे हल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अपने घर वालों पर भरोसा रखिए और उनसे भी मोहब्बत करते रहिए। अपने परिवार को एकजुट करने की कोशिश करिए ताकि एक दूसरे की परेशानी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे सकें। मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और हमारे घर का माहौल पहले जैसा हो गया। कुछ महीने के रेस्ट के बाद मेरे पति अब काम पर भी जाने लगे थे। अब हमारा पूरा परिवार अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन मैं आज भी अपने जेठ की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। मेरे जेठ ने जिस काम के लिए अपने वरदान का इस्तेमाल किया था, अब वह काम सक्सेसफुल हो गया था। इसी वजह से अब उन्होंने नाई वाला काम छोड़ दिया और मेरे पति नौकरी पर जाने लगे। अब कोई इंसान जब बहुत मजबूरी में ही अपनी बेटी की रिश्ते की बात करने आता तभी मेरे जेठ उसके बाल काटते हैं, वरना वह नाई वाला काम ख़त्म कर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी अब बहुत हंसी खुशी गुजर रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में